नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। 1 घंटा शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हुए सुबह 7 बजे शुरू हुई है। यहां मुकाबला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के साथ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया था और अब उपचुनाव जो आज हो रहे हैं उसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा भी पुख्ता रखी गई है। अगर ममता बनर्जी को सीएम बने रहना है तो उनका ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि इसी सीट से ममता बनर्जी 2011 और 2016 में चुनाव जीत चुकी हैं। आपको बता दें आज जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी गिनती यानी मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। और भवानीपुर में हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, यहां पर आमतौर पर उपचुनाव में लोग घरों से बाहर थोड़ा कम निकलते हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि लोगों से कहा था कि ये मत सोचना कि दीदी तो आएंगी ही, जीत जाएंगी, जाने की क्या जरूरत है, घरों से बाहर निकलना नहीं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगी। क्या यहां कोई उलटफेर होने की भी संभावनाएं लग रही हैं आपको? जया, अभी तक जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर प्रचार अभियान चलाया है उसके बाद से बहुत सारे लोगों को, जो आम लोग हैं या जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं, उनको तो नहीं लगता है कि कोई भवानीपुर में इस बार कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जैसा कि आप जानती हैं कि ममता बनर्जी जब भी मुख्यमंत्री बनी है तो उन्होंने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि भवानीपुर से जब भी जीती हैं वो मुख्यमंत्री हुई हैं, वो चाहे 2011 हो या 2016 हो। और यही रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार 2 बार ममता बनर्जी, तीसरी बार उनके पार्टी के अन्य मंत्री जीते थे। और उनका पिछले चुनाव में भी जब बीजेपी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी, बीजेपी का प्रचार अभियान काफी चरम था, उस समय भी उनकी जीत का मार्जिन 28,000 वोट का था। इसलिए सब लोग इस बार ये बात मानकर चल रहे हैं कि यहाँ असल लड़ाई जो है या जो भी दिलचस्पी या लोगों की उत्सुकता है तो इस बात को लेकर है कि आखिर इस बार जीत का मार्जिन 28,000 के ऊपर जाता है या उसके कम रहता है। लेकिन जीत और हार के बारे में सब ये मानकर चल रहे हैं कि आखिरकार जीत शायद ममता बनर्जी की एक बार फिर हो। गया बिल्कुल। मनीष, यहाँ पर ये भी बताएं कि हम यहाँ जानते हैं कि मार्क्सवादी ने तो अपना उम्मीदवार उतारा है, श्रीजीत विश्वास को उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा है बायपोल के अंदर। क्या इसके पीछे मंशा ये है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंचे? कांग्रेस पार्टी ने जब अपना उम्मीदवार नहीं दिया था तो यही कहा गया, यही माना गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मैसेज गया या टीएमसी का एक रिक्वेस्ट था कि जो एंटी टीएमसी वोटर है उसके वोटों, जो प्रो टीएमसी वोटर है जया, उसके वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। लेकिन प्रचार अभियान के दौरान हमने देखा कि दोनों पार्टियां, भले ही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ना हो, लेकिन पिछले 5-6 दिनों के दौरान टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हो या कोई अन्य नेता हो, वो काफी ज्यादा कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो बंगाल के नेता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी अब कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद टीएमसी के ऊपर जमकर हमला करना शुरू कर दिया है। जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टीएमसी उनको निशाने पे इसलिए बना रही है कि जांच एजेंसियों का दबाव है उनके ऊपर और कहीं ना कहीं जो एक विपक्षी एकता का माहौल देश में खड़ा हो बन रहा था उसे उसमें दरार लाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये एक बात सही है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाए। लेकिन पिछले 2-3 महीनों के दौरान जो विपक्षी एकता की बात हुई थी, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो उसमें दूरियां एक बार फिर बढ़ी हैं। जया, शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आपके पास वापस हम लौटते रहेंगे। यहाँ पर भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसके नतीजे 3 अक्टूबर को सामने आएंगे। और पंजाब की सियासत की भी बात करते हैं, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री के साथ कृषि कानूनों पर बात हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जल्द से जल्द मुद्दा सुलझाने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए।
और वहीं पंजाब कांग्रेस की उथल पुथल दूसरे दिन भी कल हमने देखा जारी रही और नवजोत सिंह सिद्धू अपने रुख पर कायम रहे और समझौते की कोई सूरत नहीं दिखी। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अगर नियुक्तियों और तबादलों पर किसी को भी कोई आपत्ति है तो उसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो हठधर्मी नहीं है और न ही उनमें कोई ईगो इशू है। वहीं दूसरी तरफ आला कमान इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। इन्होंने 6-6 साल पहला पंजाब के ताजा तूफान के केंद्र में जो शख्स है, बुधवार को उसने चुप्पी तोड़ी, पटियाला से 2 वीडियो ट्वीट किए, बताया कि उसने इस्तीफा क्यों दिया, गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का भी हवाला दिया। जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां, वो एडवोकेट जनरल ने। हालांकि सिद्धू ने यह नहीं बताया कि वो आगे क्या करेंगे, बस ये कहा कि वो आला कमान को भ्रम में नहीं रखेंगे। कुछ के मुताबिक ये सारी जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व पर थोपने की कोशिश है। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। लेकिन कांग्रेस आला कमान द्वारा ऐसे कोई कदम अब देखने को नहीं मिल रहे हैं जिनको देखते हुए ये लगे कि सिद्धू को मनाने की कोशिशों में किसी तरह से तेजी लाई जा रही है। जहां एक तरफ सिद्धू के इसी घर पर अब तक पंजाब कांग्रेस के 12 से ज्यादा एमएलए, जिनमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर राजा वड़िंग, रजिया सुल्ताना और प्रगट सिंह भी थे, वो उनसे बात करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन संशय इसी बात पर बना हुआ है कि क्या पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब भेजा जा रहा है। बल्कि मुख्यमंत्री चन्नी ने 2 नेताओं के साथ प्रेस को संबोधित किया। ये भारत भूषण आशू और विजेंद्र सिंगला थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं और जिन्हें पहले सिद्धू निशाना बना चुके हैं। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसी ने लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच। हालांकि इस संकट के बीच तरह तरह की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के तथाकथित G23 के सदस्य माने जाने वाले मनीष तिवारी ने जहां खुलकर सिद्धू की आलोचना की, वहीं कपिल सिब्बल ने इशारों में आला कमान को ही घेरने की कोशिश की। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वो चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करें। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी की नियुक्ति ने कांग्रेस को राजनीतिक ताकत तो दी, लेकिन उन्हीं के द्वारा प्रदेश में कुछ नियुक्तियों से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खफा हो गए और उन्होंने पार्टी के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया। लेकिन आला कमान के तेवर कुछ सख्त दिखाई दे रहे हैं और अगर नवजोत सिंह सिद्धू स्थानीय नेताओं के मनाने से मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आला कमान कुछ और भी विकल्पों पर विचार कर सकता है। पटियाला से सहयोगी अक्षय डोंगरे के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोरोना की। बेंगलुरु का एक रेजिडेंशियल स्कूल कोरोना का क्लस्टर बन गया है। यहां पढ़ने वाले तकरीबन 500 छात्र छात्राओं में से 60 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्कूल 20 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है और अभिभावक बच्चों को घर ले जा रहे हैं। देखते हैं निहाल केदवई की रिपोर्ट। बीबीएमपी का पोस्टर साफ चेतावनी दे रहा है कि इस जगह से दूर रहें, क्योंकि ये एक कंटेनमेंट जोन है। कर्नाटक के अलावा सीमावर्ती तमिलनाडु से भी काफी छात्र छात्राएं इस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने आते हैं। इनमें से 60 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, बच्चे यहाँ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए स्कूल के कहने पर हम अपने बच्चों को वापस घर ले जा रहे हैं।
इस स्कूल में तकरीबन 500 छात्र छात्राएं हैं। एक छात्रा बीमार पड़ी तो सबों की जांच हुई, शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों की भी। 60 में से 2 में लक्षण पाए गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी को वहीं क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी छात्राएं घर लौट रही हैं। मैं बेंगलुरु वापस जा रही हूँ। 60 बच्चे यहाँ पर इन्फेक्टेड है। मैं 20 अक्टूबर को वापस लौट आऊंगी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 100% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी है, 6ठी की क्लास भी। हाई स्कूल के साथ साथ मिडिल स्कूल को खोलने का फैसला सरकार ने हाल ही में लिया था और इसके फौरन बाद एक बड़ा क्लस्टर बन गया। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कई बार सोचेंगे और शायद सरकार को भी अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। बचपन में हम सब गणित का एक सवाल लगाते थे जिसमें एक मेढक कुएं में 2 कदम ऊपर चढ़ने के बाद 1 कदम नीचे फिसल जाता था। राजस्थान टीम की हालत कुछ वैसी ही नजर आती है। शानदार शुरुआत के बाद टीम बेंगलोर के खिलाफ फिसल गई और मंजिल से दूर रह गई। इन सब पर हम अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जया शर्मा, महिला टेस्ट क्रिकेटर, राकेश राव, वरिष्ठ पत्रकार हिंदू, और कार्तिक अय्यर, फैंटेसी गली क्रिकेट के विश्लेषक हैं। सबसे पहले चलते हैं राकेश आपके पास। राकेश, एक तरह से कहें तो राजस्थान जिस तरह से खेल रही थी, 56 रन पावर प्ले में, फिर 100 रन बना ली थे 11 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर, एक तरह से हाराकिरी कर ली। हाराकिरी लगती है क्योंकि देखिए, एक चीज है कि आपके पास जब इतना अच्छा स्टार्ट है और आपके पास बल्लेबाज भी हैं नीचे, तो आपको वहां पे जिस अंदाज से राजस्थान ने अप्रोच किया है 10 ओवर के बाद, ये नहीं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, आपका जो स्ट्रोक सिलेक्शन था वो, और विकेट और जो फील्डिंग हुई है आरसीबी की, ये 2 चीजें हैं। बॉलिंग को मैं बहुत ज्यादा खास नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने गलतियां बहुत की। एक कैसे जैसे एक अच्छा भला चल रहा है, एकदम से टीम में इतना बौखलाहट, इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट सी है कि आपका स्ट्रोक सिलेक्शन जो नॉर्मली बहुत अच्छा होता है, आप डेस्परेशन में आपने विकेट खोए हैं कल। और उसके बाद जब आप चेंज ओवर में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके 8 विकेट 58 रन के भीतर, लास्ट 58 रन के बीच में आपके 8 विकेट गिर जाते हैं, तो ये जो इनिंग्स ब्रेक आता है, वहां पे पूरे जो डगआउट का या जो ड्रेसिंग रूम है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। आपको लगता है कि हम तो इतने अच्छे थे, क्योंकि फिर आप पास्ट में देख रहे हैं, फिर आप आगे देखने में थोड़ी आपको मुश्किल होती है। उसका एडवांटेज जो है आरसीबी को मिला और आरसीबी ने बहुत कमाल का स्टार्ट किया और फिनिश तो खैर क्या कहने। बिल्कुल, विजेता टीम की बात करते हैं, बेंगलोर की। जया, आपको लगता है कि बेंगलोर टीम जिस तरीके से खेल रही है, हालांकि पावर प्ले में उनको विकेट नहीं मिला जो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है उनके लिए, लगातार ये चलता रहा, लेकिन बेंगलोर टीम अब जिस फॉर्म में है वो मतलब खिताब की बहुत मजबूत दावेदार लग रही है और किसी भी दूसरी जो टॉप 4 टीम है उनके लिए खतरनाक है। जी, जिस तरीके से बैंगलोर अभी परफॉर्म कर रही है, रादर नॉट जस्ट कि बैटिंग डिपार्टमेंट और बॉलिंग डिपार्टमेंट, बट फील्डिंग, जिस तरीके का फील्डिंग कल हुई है ग्राउंड पे आरसीबी के लिए, देवदत्त पडिक्कल ने इतनी ब्रिलियंट कैच पकड़ी वहां पे, तो आई थिंक वो हर बॉक्स टिक कर रही है टीम। तो जब आपके पास टॉप क्लास बैटर्स हैं जो फॉर्म में हैं, आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट ले रहे हैं, जैसे चहल है, जैसे हर्षल पटेल है, और उसके बाद अगर आप फील्डिंग टॉप नॉच करते हैं तो डेफिनेटली आप सामने वाली टीम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करते हैं। बिल्कुल। कार्तिक, आपको लगता है जिससे पिछले जितने सीजन में बेंगलोर खेलती थी, बैटिंग उनकी हमेशा से अच्छी रही है, ए भी अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन जिस मैच में चले वो निकाल सकते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा सबब है फिक्र का, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो उनकी बॉलिंग रही है, जो इस बार जैसे जया बता रही है सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं, काफी सारे बॉलर्स चल रहे हैं, हर्षल पटेल 24 विकेट लेकर सबसे आगे, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से, और मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज फॉर्म में, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये टीम खिताब की मजबूत दावेदार नजर आती है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको बैट्समैन फॉर्म में चाहिए, लेकिन अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो फिर आपको बॉलिंग जो है स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और अगर हम कल की बात लें
तो 56 फॉर नो लॉस थे राजस्थान पावर प्ले में। और उसके बाद जो 9 ओवर का पीरियड था, ओवर 7 से लेके 15 तक, बैंगलोर ने मात्र 64 रन दिए और 5 विकेट लिए और वहीं पर मैच घूम गया। भले ही वो लोग 11 ओवर 100 रन थे, एक ही विकेट गंवाया था, लेकिन जो प्रेशर डाल रहे थे खास करके युजवेंद्र चहल और शाहबाज अहमद, तो ये जो इंडियन कंटिजेंट है, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, ये बैंगलोर के लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा नाम राकेश ये भूल गए जो हालांकि उनको लास्ट ओवर में 3 विकेट मिले, हर्षल पटेल का आपने उनको देखा, लाली पे भी जो हरियाणा के कैप्टन रहे हैं और काफी सारे विकेट लेते हैं, 24 विकेट लेके सबसे आगे हैं। हर्षल पटेल मतलब विकेटों की वजह से बैंगलोर के लिए, और खासकर जिस तरह की पिच है वहां पे खेली जा रही यूएई में, उसकी वजह से टीम के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। विमल देखिए, अगर आप उनके विकेट का जो कॉलम है वहां की बात करेंगे तो ठीक है, वो इंप्रेसिव लगता है, लेकिन आप उस पर अगर गौर करें तो उनको नीचे की विकेटें मिलती हैं और तब मिलती हैं जबकि उनके ऊपर जो भी बल्लेबाज है, नीचे के बल्लेबाज जो हैं, जब उनके ऊपर डेस्परेटली अटैक करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग उनकी बेहतरीन है, लेकिन उनके जो विकेट्स मिलते हैं उनको नॉर्मली उनको मिलते हैं व्हेन ही इज अटैक्ड, क्योंकि वो खुद एक काफी अटैकिंग किस्म के बॉलर हैं। बिल्कुल लाइन जो है उनकी वो हमेशा वेरी करते रहते हैं। और एक चीज जो मुझे लगता है, जितना मैंने उनको रेड बॉल क्रिकेट में देखा है, एजुकेटेड हैं, ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर इन द राइट सेंस। और वो देखिए किस कंपनी में है आजकल, वो ऐसे ऐसे बल्लेबाजों के साथ हैं जहां पे कि वो उनको नेट्स पे वो ऐसे क्लास बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास वहां से भी जो एक फीडबैक मिलता है बैट्समैन से, उसका उनको फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको फिर वो लेके आते हैं कि भाई वो उनको मैच सिचुएशन में मैं कैसे यूज करूं। बिल्कुल, तो उनको पूरा फायदा 110-120 के स्पीड से फेंकते हैं, वेरिएशन है उनके पास। और मुंबई के खिलाफ बड़े बल्लेबाजों को भी उन्होंने आउट किया था, 24 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं हर्षल पटेल। और हर्षल पटेल ही नहीं, पूरी टीम, बैंगलोर की टीम इस बार बेहद खतरनाक नजर आ रही है। अब तक उन्होंने खिताब नहीं जीता, उम्मीद करते हैं जो उनके फैंस से जरूर कि वो टीम खिताब जीतेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री के साथ कृषि कानूनों पर बात हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जल्द से जल्द मुद्दा सुलझाने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दी जाए। अखिलेश शर्मा हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, यह तो हर कोई जानता है कि किसानों की मोहब्बत कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमित शाह के घर तक खींचकर नहीं लेकर आई है। बात क्या हुई और भविष्य क्या नजर आता है उनका अपना, अगर वो बीजेपी का सोच रहे हैं तो? देखिए, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है पंजाब में। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र काफी हो चुकी है, वो 80 वर्ष के होने जा रहे हैं। बीजेपी अपना एक नियम है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साथ नहीं रखती है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी ताकतवर नहीं रही है। पूरे राज्य में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में वो सीमित रही है, हिंदू वोटों में ही उसका आधार रहा है। अकाली दल के साथ उसका गठबंधन रहा, जिसके चलते वो सत्ता में हिस्सेदारी करती रही है, लेकिन अब अकाली दल उसके साथ नहीं है। इसलिए बीजेपी को भी वहां पर एक चेहरा चाहिए, एक सिख चेहरा चाहिए, और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पार्टी चाहिए, क्योंकि उनके पास अब ये तय हो चुका है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ऐसे में कैप्टन को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए और बीजेपी को एक चेहरा चाहिए। लेकिन दोनों के ही बीच में सबसे बड़ी अड़चन कृषि कानून है। जहां तक कृषि कानूनों का प्रश्न है, ऐसा लग रहा है शारिक की बीजेपी भी खुद अब बहुत डेस्परेट है कि इस जो जाल में फंसी हुई है पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन के चलते, उससे बाहर निकले। वैसे तो पार्टी ये कह चुकी है कि तीनों कृषि कानून खत्म नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, लेकिन एक तरह से वो निष्प्रभावी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा रखी है
खुद सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक उनको लागू नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इन कानूनों को लेकर जिद करने का क्या मतलब है, अब ये पार्टी को समझ में आ रहा है, खासतौर से तब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और किसानों की नाराजगी बीजेपी को लगता है कि भारी पड़ सकती है। तो इसलिए बीजेपी भी इस जाल से बाहर निकलना चाह रही है और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई समझौता हो सकता है और इसका पूरा श्रेय कैप्टन को दे दिया जाए ताकि पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन को आगे रख करके बीजेपी चुनाव लड़ सके। इस रणनीति पर काम हो रहा है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या है और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी के दरवाजे तक आए हैं तो उससे बीजेपी क्या हासिल करेगी और कैप्टन को क्या कुछ मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से जल्द ही मिल सकते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी ने कहा था कि वो 1-2 दिनों में सिद्धू से मिलेंगे और मामले को सुलझा लिया जाएगा। चन्नी ने कहा था कि उनकी सिद्धू से फोन पर बात हुई है और सिद्धू को जो भी कहना है या जो भी मसला है उसे वो सुलझा लेंगे। चन्नी ने यह भी कहा कि अगर सिद्धू को किसी फैसले से परेशानी है तो उस पर विचार करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। गजाली, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त भी मैं स्टूडियो में मौजूद था और आप भी साथ थे। चन्नी ने कहा कि मैं रिजिड नहीं हूं, जो फैसले लिए गए हैं, जो अपॉइंटमेंट्स लिए गए हैं उसको लेकर के उनका कोई कड़ा रुख है नहीं, बैठकर बात होगी तो मामला सुलझ जाएगा, बीच का रास्ता निकलेगा। क्या यह सिर्फ कहने के लिए कहा गया या फिर कांग्रेस और चन्नी चाहते हैं कि सिद्धू वापस लौटें और उस जिम्मेदारी को निभाएं जिस जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन की घटनाक्रम के ऊपर नजर डाली जाए तो सियासतदान जो कहते हैं वो सही में नहीं होता। अमरिंदर सिंह भी कह के गए थे कि कपूरथला हाउस खाली करने जा रहे हैं। अब वो क्या खाली करके आएंगे और क्या भर के पंजाब के लिए लाएंगे ये तो समय ही बताएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कह तो दिया कि मैं रिजिड नहीं हूं और अगर अपॉइंटमेंट से किसी कोई नाखुश है या किसी को कोई मतभेद है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को देने के करीब 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू से किसी की मुलाकात नहीं हुई है, न कोई सीनियर लीडर उनके घर पर पहुंचा है जो इस मसले को सुलझा सके। हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे जो बड़े नेता हैं पंजाब सरकार के, चाहे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा हों, इन लोगों ने देर रात कई अफसरों से भी मुलाकात की, आपस में भी खूब सारी मीटिंग्स हुई हैं और देर रात ये चर्चा चल रही थी कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के घर जाएं, उनके साथ बातचीत करें और रातों रात ही अपॉइंटमेंट्स बदलने की भी सूचना मिल रही थी। लेकिन चन्नी गए नहीं वहां पर, मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के गए नहीं और आज भी यही कयासाराई चल रही है कि शायद वो आज जाएं और आज जो अपॉइंटमेंट्स है उसको बदल दिया जाए। लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? जो वकील हैं, एजी जिनको लगाया गया है, वो जो बेअदबी का मसला पंजाब में बहुत पुराना मसला है, 2015 में हुआ था, उसके बाद से अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है और इन्हीं केसेस से रिलेटेड वकील की भी नियुक्ति है और इसी केस से रिलेटेड डीजीपी की भी नियुक्ति है जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ऐतराज जता रहे हैं। अब ऐतराज जता रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री मान जाएंगे और डिसीजन वापस ले लेंगे तो भी कांग्रेस के लिए मसला है, क्योंकि अब विपक्ष ये कहेगा कि सीएम ऑफिस की जो गरिमा है या जो पावर है उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर आपका कोई अध्यक्ष रूठ जाता है तो आप फौरन अपॉइंटमेंट्स बदल देते हैं। और चन्नी के ऊपर यही इल्जाम लग रहे हैं कि वो सॉफ्ट सीएम है, रबर स्टैम्प सीएम है और सुपर सीएम नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो उस थ्योरी को भी बहुत बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बीच का रास्ता अपनाना होगा। दोनों अपॉइंटमेंट में से किसी एक को हटा दें तो सिद्धू की भी बात रह जाएगी और मुख्यमंत्री की भी रह जाएगी। फिलहाल जो पार्टी लीडरों से सुनने को मिल रहा है वो यही कह रहे हैं कि मनाने की कवायद जारी है, अपॉइंटमेंट ही एक सिर्फ बीच का कांटा है। अपॉइंटमेंट हो जाता है तो सिद्धू अपना रेजिग्नेशन भी वापस ले लेंगे, लेकिन हाईकमांड की तरफ से समय सीमा भी तय की गई है 2 दिन की। तो आज शाम तक वही मंजर रहेगा जो कल था। आज देखिए कंफ्यूजन क्लियर होता है या नहीं होता है। गजाली, आप नजर रखिए, हम आप तक वापस लौटेंगे। इन सारी खबरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कपिल सिब्बल, वो खबर भी हम आपको बताएंगे कि क्यों उन्होंने कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा। कपिल सिब्बल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंचती।
पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा है। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसकर्ता गेट वेल सून कपिल सिब्बल के पोस्टर लेकर पहुंचे। कपिल सिब्बल ने पंजाब कांग्रेस से मची उथल पुथल को लेकर कहा था कि पार्टी को यह देखना होगा कि आखिर लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है तो फिर फैसले कौन ले रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जी हुजूर 23 नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है, जो शाम 6:30 बजे तक चलेगी। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से। उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। भवानीपुर में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस सीट के सभी 269 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का यह चुनाव जीतना बहुत अहम है। तो यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले चुनाव में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहां शुभेंदु अधिकारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 6 महीने के अंदर चुनकर आना होता है विधानसभा के लिए। बता दें कि बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऐसे में बिना चुनाव जीते विधानसभा या विधान सभा में पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में इस सीट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर वो पहले भी चुनाव लड़कर जीत चुकी हैं। पिछली बार वो नंदीग्राम चली गई थी और इस सीट से भी जीती थी। तो हम आपको बता दें कि इस बार यहां से वो चुनाव लड़ रही। 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, तब साफ होगा, तय हो गया ममता बनर्जी का भाग्य। बेंगलुरु का एक रिहायशी स्कूल कोरोना का क्लस्टर बन गया है। यहां पढ़ने वाले तकरीबन 500 छात्र छात्राओं में से 60 को कोरोना पाया गया। स्कूल 20 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया और अभिभावक बच्चों को घर ले जा रहे हैं। बीबीएमपी का पोस्टर साफ चेतावनी दे रहा है कि इस जगह से दूर रहें, क्योंकि ये एक कंटेनमेंट जोन है। कर्नाटक के अलावा सीमावर्ती तमिलनाडु से भी काफी छात्र छात्राएं इस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने आते हैं। इनमें से 60 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, बच्चे यहाँ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए स्कूल के कहने पर हम अपने बच्चों को वापस घर ले जा रहे हैं। इस स्कूल में तकरीबन 500 छात्र छात्राएं। एक छात्रा बीमार पड़ी तो सबों की जांच हुई, शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों की भी। 60 में से 2 में लक्षण पाए गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी को वहीं क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी छात्राएं घर लौट रही हैं। मैं बेंगलुरु वापस जा रही हूँ। 60 बच्चे यहाँ पर इन्फेक्टेड है। मैं 20 अक्टूबर को वापस लौट आऊंगी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 100% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी है। 6ठी की क्लास भी। हाई स्कूल के साथ साथ मिडिल स्कूल को खोलने का फैसला सरकार ने हाल ही में लिया था और इसके फौरन बाद एक बड़ा क्लस्टर बन गया। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कई बार सोचेंगे और शायद सरकार को भी अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मेघालय से खबर एक बस के नदी में गिरने की आ रही है। 6 लोगों की मौत की खबर है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की यह बस थी। बस में 21 यात्री सवार बताए जा रहे थे। रतनदीप है हमारे साथ। रतनदीप, एक दर्दनाक हादसा, पूरी खबर बताएं। जी हाँ, ये घटना कल रात को हुई है 12 बजे के बाद, जब मेघालय के तूरा से, जो कि मेघालय का सबसे राजधानी शिलोंग के बाद तूरा सबसे बड़ा शहर है, और तूरा से ये बस शिलोंग के लिए जा रही थी। ओवरनाइट बस थी और ये तूरा से शिलोंग विलियम नगर होके जा रही थी और गारो हिल्स बहुत ही पहाड़ी इलाका है, वहां से जब ये गुजर रही थी तो बस जो सरकारी अधिकारियों के सूत्रों से जो खबर है कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो बस जा गिरी एक नदी में और बहते हुए पानी में।
उस बस के जो सवारी थे वो कुछ लोग बस से निकल पाए, कुछ नहीं निकल पाए। अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, जो उसमें 4 शवों को बरामद कर लिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 6 लोग मारे गए हैं, 2 शव अभी भी बस में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है। 16 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल भेजा गया है। 16 लोगों में सिर्फ एक की माइनर इंजरी है, बाकी जो इंजरीज है वो गंभीर है, इसलिए उनको अस्पताल भेजा गया है। बस के जो ड्राइवर है उनकी भी मौत हो गई है। तो वहां पे अब राज्य सरकार ने शिलांग से भी टीम भेजी है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और ये छानबीन करने के लिए कि वहां पे और भी कोई सवारी थे या नहीं। जो लिस्ट सरकारी स्टेट गवर्नमेंट को मिला है उसमें 22 लोगों ने टिकट लिया था, मगर अमूमन ये इन रूटों में रास्ते में भी जो सवारी उठाते हैं ये बस ड्राइवर्स, तो निश्चित लोग भी रह सकते हैं। इसके लिए वहां पे उस नदी में, जो कि पहाड़ी नदी है, बहाव बहुत ज्यादा है तेज, उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रिया रतनदीप इस पूरी जानकारी के लिए। 21 लोग सवार थे, एक दर्दनाक हादसा, 6 की जान गई, 15 का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 4 शव बरामद किए गए हैं, 2 शव निकालने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के आरे कॉलोनी में तेंदुए ने एक महिला पर हमला किया। खास बात यह कि बुजुर्ग महिला ने बिना डरे जमकर तेंदुए का मुकाबला किया। अपने हाथ की सहारे वाली लाठी के जरिए तेंदुए पर हमला किया, जिससे वो घबराकर भाग खड़ा हुआ। महिला को हल्की खरोच भर आई है। दिल दहला देने वाली ये वारदात और ये पूरा संघर्ष सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। महिला का नाम निर्मला देवी रामबदन सिंह है और उनकी उम्र 55 साल है। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल है। सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। पानी से भरी सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आ रही हैं। कुछ इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो ये भरूच की तस्वीर है, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हैं। लोग घुटने भर पानी में चलने को और आने जाने को मजबूर हैं, चाहे वो पैदल लोग हों या फिर गाड़ियों में सफर करने वाले लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जबरदस्त बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। घुटनों तक पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नांदेड़ की तस्वीर है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी। यहां तक कि बारिश का पानी अब लोगों के घरों के अंदर भी मौजूद है। सड़कें डूब चुकी हैं। सड़कों के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के लातूर में भी बारिश कहर बरपा रही है। लातूर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक परिवार के 3 सदस्य खेत में फंस गए, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से परिवार के तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां से 3 लोगों को निकालने में कामयाबी मिली। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ये तीनों खेत में फंस गए। जब ये खबर प्रशासन तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। ये अब हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीर है। और महाराष्ट्र से निकलकर अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। कोलकाता में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं, तो वहीं सोसाइटी के अंदर भी पानी भर चुका है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कोलकाता किस तरह से बारिश के बाद बेहाल नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कोलकाता की हैं। यहां सोसाइटी के अंदर पानी है। मोटरसाइकिल और गाड़ियां के आधे से ज्यादा टायर डूब चुके हैं। जो लोग सड़कों पर पैदल जा रहे हैं उनके लिए घुटने तक पानी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर मौजूद है। आसनसोल में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश के बाद कई घर पानी में डूबे नजर आए। घरों में बारिश का पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग
परेशान हाल नजर आ रहे हैं। हम आपको अब मिदनापुर यानी पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां भी बारिश ने तबाही मचाई है, सड़कें लबालब पानी से भरी हैं। तूफान की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़कर औंधे मुंह जमीन पर आ गिरे हैं। गाड़ियों की रफ्तार को भी ब्रेक लग गया। और गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए। जो 5 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर,